Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. In my today's lecture, I will discuss with you regarding hypothermia. Hypothermia means जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल रेंज हो जाता है उसे हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। ये जो टॉपिक है ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है नो डाउट, बट जो मेरे कॉमन व्यूअर्स हैं उन सब के लिए भी हाइपोथर्मिया की नॉलेज होना, अवेयरनेस होना ज़रूरी है। बिकॉज हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जब बेसिकली नियोनेट्स में ये देखा जाता है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिलो देन नॉर्मल रेंज हो जाता है कॉमनली इन स्टार्टिंग डेज ऑफ देयर लाइफ। सो उस टाइम पे अगर हम उन्हें प्रॉपर केयर दें और उनको प्रॉपर वार्मथ दें, उनकी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें, तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू रिगार्डिंग द हाइपोथर्मिया कि कैसे जो है हाइपोथर्मिया में हम बच्चों को वार्मथ प्रोवाइड कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट द नियोनेट फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स द हाइपोथर्मिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक hypothermia. Today's topic is neonatal hypothermia. Start with the introduction. Basically this hypothermia is a significant problem in neonates at birth, and beyond that near about 15% of neonates having this problem hypothermia. जस्ट बिकॉज न्यूनेट्स में ये प्रॉब्लम क्यों देखा जाता है हाइपोथर्मिया का, क्योंकि जैसे ही जो न्यूबॉर्न बेबी है वो डिलीवर होता है, सो हम सबको इस चीज़ की नॉलेज है कि जब बेबी मदर के वूम के इनसाइड होता है, इनसाइड द वूम ऑफ अ मदर, तो वहाँ का जो इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट होता है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है फ्रॉम द एक्स्ट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट। और इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट। तो जैसे ही बच्चे एकदम से एक्स्ट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट में आते हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट में आते हैं, तो इमीडिएटली वो उस टेम्परेचर के साथ जो है वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, उस टेम्परेचर रेंज के साथ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका अभी थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता कि उसके साथ वो अपना एडजस्टेबल कर सकें, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ देयर लाइफ। And mortality rate is twice in hypothermic babies in comparison to other babies, and it is a preventable condition. ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा इन द इंट्रोडक्शन कि हाइपोथर्मिया इज़ अ सच टाइप ऑफ सिचुएशन जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली नॉर्मली अगर हम बच्चों को प्रॉपर वार्मथ दें, विच इज़ द वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द नियोनेट्स, तो अगर हम उनको प्रॉपर वार्मथ दें तो हम इस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं समवेयर, एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच्चों को बचा सकते हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनल अलर्टनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, सो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं अगर वो अच्छे से लुक आफ्टर करें बच्चों को, उनका टेम्परेचर को असेस करें स्पेशली आफ्टर द डिलीवरी विद इन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, सो हम बच्चों को इस हाइपोथर्मिया कंडीशन में आने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइपोथर्मिया, neonatal hypothermia is a common alteration of thermoregulatory state of neonates which occurs when auxiliary temperature falls below the 36.5 degree Celsius, which is a normal temperature of a neonate. तो अगर उससे कम हो जाता है, उससे कम अगर बच्चों का टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। फर्स्ट इज माइल्ड हाइपोथर्मिया, जिसे हम कोल्ड स्ट्रेस भी कहते हैं। यहाँ पे जो बच्चों का बॉडी टेम्परेचर जो रेंज है दैट इज़ 36 डिग्री सेल्सियस टू 36.4 डिग्री सेल्सियस, एज आई टोल्ड यू कि नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो होगा, दैट इज़ 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे कम हुआ तो हम हाइपोथर्मिया कहेंगे, तो वो उसका रेंज स्टार्ट हो जाता है माइल्ड हाइपोथर्मिया से, दैट इज़ 36 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस। 36 से कम नहीं होगा, नॉट बिलो देन 36 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ माइल्ड हाइपोथर्मिया विच इज़ नोन एज कोल्ड स्ट्रेस। Then second is moderate hypothermia, when the infant's body temperature is in between 32 degrees Celsius to 35.9 degrees Celsius, not below than 32. Okay. Then third is severe hypothermia, when the infant's body temperature is less than 32 degree Celsius. Next is causes of hypothermia. क्या reasons हैं basically जिनकी वजह से hypothermia बच्चों में होता है। फर्स्ट इज सिचुएशंस कॉजिंग एक्सेसिव हीट लॉस, ऐसी कुछ सिचुएशंस जो बच्चों में हीट लॉस क्रिएट करती हैं, एंड पुअर एबिलिटी टू कंजर्व, एंड थर्ड इज पुअर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन।
फर्स्ट इज सिचुएशंस कॉजिंग एक्सेसिव हीट लॉस, दैट इज कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों का टेम्परेचर को कम कर रहे हैं एंड लीड्स टू हाइपोथर्मिया। तो फर्स्ट इज कोल्ड एनवायरनमेंट, जिस भी एनवायरनमेंट में बच्चे को रखा हुआ है वो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा कोल्ड है, बच्चे की बॉडी की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। देन वेट और नेक्ड बेबी, कोल्ड लिनन में बच्चे को रैप किया हुआ है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं तो उस टाइम पे बच्चे का हीट लॉस हो सकता है। देन प्रोसीजर्स सच एज जैसे बाथिंग का प्रोसीजर है, ब्लड सैम्पलिंग कलेक्ट कर रहे हैं एंड इन्फ्यूजन का प्रोसीजर कर रहे हैं बच्चे पे, तो इन सब सिचुएशंस में भी बच्चे की बॉडी से हीट लॉस हो सकता है। देन पुअर एबिलिटी टू कंजर्व, पुअर एबिलिटी टू कंजर्व व्हाट मीन्स जो भी बच्चे की बॉडी में कंजर्व है, दैट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ फैट, दैट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके बच्चे की बॉडी में स्टोर हुआ है, और जब भी नीड होगी एट द टाइम ऑफ नीड, जब बच्चे को नीड है उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो फैट बर्न हो सकता है। ठीक है, एंड टू बर्न दैट पर्टिकुलर फैट इन ऑर्डर टू रिलीज द हीट, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज सप्लाई फ्रॉम द ग्लूकोज, और उसके लिए ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज की सप्लाई होगी एज अ एनर्जी सोर्स टू कन्वर्ट द फैट इनटू द हीट पर्पस के लिए। सो वो कंजर्व भी कम है इन केस ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, क्योंकि वो लो बर्थ वेट बेबी हैं, पहले ही उनकी बॉडी में फैट का अमाउंट कम है। सो एंड इंटरयूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऐसे बच्चे जिनका इंटरयूट्राइन ग्रोथ कम है, दैट मे बी स्मॉल फॉर डेट हो सकते हैं। ठीक है, तो प्री मैच्योर बेबी हो सकते हैं जिनकी बॉडी में फैट भी कम है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी कम है, सो देयर इज अ कंजर्व का जो अमाउंट है वो कम है इनकी बॉडी में। देन नेक्स्ट इज पुअर मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ब्राउन फैट। जैसे मैंने कहा ब्राउन फैट, अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यू की क्लासिफिकेशन में, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू और वाइट एडिपोज टिश्यू ऐसे होता है, और ब्राउन जो होता है बेसिकली नियोनेट्स में प्रेजेंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एडल्ट, एंड एडल्ट में वाइट एडिपोज टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो बच्चों में ब्राउन फैट प्रेजेंट होते हैं, बट अगर जैसे लो बर्थ वेट बेबी है या स्मॉल फॉर डेट है तो उनमें कम होता है ब्राउन फैट, और सबक्यूटेनियस फैट कम होता है। ठीक है, तो जब भी हीट प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होगी या थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो उस टाइम पे फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि है ही नहीं, कम है हमारे पास। ठीक है, तो उस रीज़न की वजह से हीट प्रोडक्शन कम होता है। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू रेगुलेट द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इनसाइड द नियोनेट बॉडी, एंड हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एंड हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एंड ग्लूकोज इज द एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। तो अगर ग्लूकोज कम है और तो फिर फैट का ब्रेकडाउन भी नहीं कर पाएंगे, और जितना भी है वो सारा अगर यूज़ हो रहा है, सो दैट चाइल्ड दैट न्यूनेट में अंडरगो हाइपोग्लाइसीमिया, एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ हाइपोथर्मिया इज मे बी सेप्सिस। देन नेक्स्ट इज व्हाई आर न्यूबॉर्न प्रोन टू डेवलप हाइपोथर्मिया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा बच्चों की बॉडी का उनकी बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग उनका सरफेस एरिया ज़्यादा अपीयर होता है उनके बॉडी वेट की कंपैरिजन में, एंड लिमिटेड हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म, दैट इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, आई विल टेल यू लेटर। एंड नेक्स्ट इज वुलनरेबिलिटी टू गेटिंग एक्सपोज्ड बीइंग डिपेंडेंट अदर्स। हमने वुलनेबल क्यों कहा न्यूनेट्स को, बिकॉज वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने केयर गिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हेल्थ केयर पर्सनल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग द प्रॉपर केयर, फॉर गेटिंग द वार्मथ। सो वो चीज़ प्रॉपर वार्मथ उनके केयर गिवर उनको प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर क्लोथिंग उनको देंगे, प्रॉपर एनवायरनमेंट, वार्म एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो वुलनरेबल हैं, क्योंकि अगर वो एक्सपोज किए जाते हैं तो केयर गिवर करेंगे, अगर उनको कवर किया जाता है तो केयर गिवर करेंगे, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर केयर गिवर। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन लो बर्थ वेट और स्मॉल फॉर डेट। एज आई टोल्ड यू दैट लो बर्थ वेट बेबी एंड स्मॉल फॉर डेट जो होते हैं हमारे पास, तो उनमें इतना फैट कैपेबल नहीं होता है, पुअर कंजर्वेशन होती है फैट और ग्लाइकोजन की, तो वो ना ही ग्लूकोज प्रोवाइड कर पाते हैं फैट का ब्रेकडाउन के लिए, और फैट ऑलरेडी इतना प्रेजेंट नहीं होता है कि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। एंड लार्ज सरफेस एरिया होता है, देन द टर्म बेबीज, एंड पुअर इंसुलेशन इज थर्मल इंसुलेशन। तो थर्मल इंसुलेशन मीन्स थर्मल प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट का अमाउंट कम है, उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगी क्योंकि कम है, वो जितना भी है वो बर्न हो जाएगा।
पुअर परमिएबल स्किन तो इमीडिएटली हीट लॉस हो जाता है। डिक्रीज ब्राउन फैट, पुअर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू कोल्ड एंड अर्ली एग्जॉशन ऑफ मेटाबॉलिक स्टोर्स लाइक ग्लूकोज। और कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया। देन थर्मल बैलेंस, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे 4 मीडियम यहाँ पे शो किए गए हैं, 4 मैकेनिज्म जिन्हें हम कह सकते हैं। दिस 4 मैकेनिज्म आर द मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। और अगर हम उन मैकेनिज्म को कंट्रोल करेंगे नॉट टू लॉस द हीट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द नियोनेट, तो उन्हें हम एज अ बिंग थर्मल बैलेंस भी बोल सकते हैं। सो दीज 4 मैकेनिज्म्स आर रेडिएशन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन एंड कंडक्शन. I will tell you what are the these mechanism, how these can lose the heat from the neonate body. Radiation. रेडिएशन में क्या होता है, जैसे जस्ट इमेजिन कि हम एक ऐसे रूम में बैठे हैं जिसकी वॉल्स कोल्ड हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा फर्नीचर है जो कोल्ड है, जो हमारी बॉडी से हीट को विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हमारी बॉडी से हीट को लॉस कर रहा है. दैट इज़ द रेडिएशन मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस. Then second one is convection. Convection for example air current के थ्रू. Convection means air current के थ्रू जब बॉडी से हीट लॉस होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैन ऑन करते हैं और उसके नीचे बैठ जाते हैं तो वी फील कूल. ठीक है, तो वो कूलनेस कहाँ से आती है, वो एयर करंट के थ्रू हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है थ्रू द एयर करंट. दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस इज कन्वेक्शन. थर्ड वन इज इवेपोरेशन. अगर न्यूनेट वेट है, ठीक है, और एट द टाइम ऑफ बाथिंग, और अगर उसने कुछ पास आउट किया है यूरिन, तो अगर वो वेट है तो ड्यू टू वेपर्स के थ्रू बॉडी से हीट लॉस हो जाती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. एंड नेक्स्ट इज कंडक्शन. अगर किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के टच में हम आते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो हमें एक कूलनेस फील होती है. दैट इज़ बिकॉज दैट कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो विद द कंडक्शन के थ्रू हमारी बॉडी से हीट को लूज कर रहा है. सो दीज आर द 4 मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस. अगर हम इन 4 मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ दीज 4 वी कैन बैलेंस द थर्मल टेम्परेचर ऑफ द न्यूनेट. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू कोल्ड. एक न्यूनेट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी टुवर्ड्स द कोल्ड. मस्कुलर एक्टिविटी थोड़ा पहले तो बहुत ज़्यादा होगा, शिवरिंग होती है, देन स्लो हो जाती है उसकी एक्टिविटी. जैसे से बॉडी का हर एक मैकेनिज्म स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, कंजर्व्स जो हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं. देन मिनिमल शिवरिंग इन द टर्म बेबीज एंड मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस, दैट इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जो है एक हीट प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, वो स्टार्ट हो जाता है. व्हाट इज़ दिस नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस? Non-shivering thermogenesis is a process in which the heat is generated, जहाँ पे हीट का जनरेशन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है इनसाइड द न्यूनेट बॉडी. एंड वो कहाँ पे होगी बेसिकली? एट द साइट ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट. सो एज आई टोल्ड यू कि न्यूनेट की बॉडी में ब्राउन फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है. इन केस ऑफ अगर लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेट है, तो ब्राउन फैट होंगे बट कम होंगे इन कंपैरिजन टू अदर टर्म बेबी और अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज. ठीक है, तो वैसे होगा. बट ये बेसिकली ब्राउन फैट और ब्राउन एडिपोज टिश्यू का ब्रेक डाउन होगा, तभी हीट की जनरेशन होती है. और ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू बेसिकली कौन सी साइट पे न्यूनेट की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, आई विल शो यू. यहाँ पे आप देख सकते हो नियर अराउंड द एड्रिनल ग्लैंड्स और उसका किडनी के पास, एक्सर रीजन के पास. ठीक है, और जो हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसेस के पास, इंटरस्टर्नल स्पेस के पास, यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो ब्राउन फैट है और ब्राउन एडिपोज टिश्यू का जो अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है. और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम पे जब बॉडी का मैकेनिज्म इस फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, और इस ब्राउन फैट के साइड से पास ऑन होता हुआ जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली हीट जनरेट हो रही होती है क्योंकि फैट ब्रेक डाउन होता है. तो वो ब्लड जो होगा नियर अराउंड दोज ब्लड वेसल्स वो वार्म हो जाता है, और जैसे से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो एक वार्म ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है, एंड दैट इज प्रोवाइडिंग द वार्मथ टू द होल बॉडी ऑफ द neonate. So blood is warmed as it passes through the brown fat, and it in turn warms the body. Effective thermogenesis require adequate amount of brown fat so that उसकी combustion हो सके, and glucose चाहिए as a being source of energy, and oxygen and intact central nervous system pathway. Next is temperature recording. Exit temperature recording for 3 minutes is recommended for the routine monitoring,
एंड रेक्टल टेम्परेचर बेसिकली अब हम इतना नहीं करते हैं, अननेसेसरी मोस्ट ऑफ सिचुएशन में इसको जो है वो स्टॉप किया गया इस प्रैक्टिस को। एंड ह्यूमन टच, दैट इज़ द बैक ऑफ द फिंगर्स, यूजुअली हम चेक करते हैं ह्यूमन टच के थ्रू। अगर बच्चा हमें वार्म फील होता है या कूल फील होता है जैसे हाइपोथर्मिया में, तो हम चेक करेंगे उसके बाद उसका टेम्परेचर एग्जैक्टली है कितना। सो डायग्नोसिस ऑफ द हाइपोथर्मिया बाय ह्यूमन टच, तो इस टेबल में देख सकते हैं फील बाय touch the trunk and feel by touch the extremities, and the interpretation. If the trunk of the neonate is warm and extremities are also warm, then the temperature of the newborn body is normal. And if the trunk is warm, extremities is cold, then the babies undergo cold stress, that is the mild hypothermia. And if both the trunk and the extremities both are feeling cooled, then the babies undergo moderate or severe hypothermia. So this is the pictorial representation of the temperature of the neonate regarding the hypothermia classification. So normal range is in between 36.5 to 37.5 degrees Celsius, and cold stress below 36.5 degrees Celsius and not less than the 36 degrees Celsius. And when the child is undergoing the cold stress, there is a cause of concern for the neonate. And in case of moderate hypothermia, the range of the temperature is in between 36 degrees Celsius to 32 degrees Celsius, not below than the 32 degrees Celsius. And if the neonate is undergo moderate hypothermia, then means that neonate is in danger and there is a need to warm the neonate immediately. And next is severe hypothermia. The temperature is below the 32 degrees Celsius, and this is a very severe condition, and skilled care is to be needed immediately to the neonate. Next is the prevention of hypothermia. Prevention of neonatal hypothermia is with the influence of warm chain is a set of interlinked procedure to be performed at birth or during the next few hours and the days after the birth in order to minimize the heat loss in all the newborn. So basically warm chain के through warm chain एक interlinked procedures हैं जो हम basically perform करते हैं, और वो हर एक procedure का main motive यही है कि जो temperature है वो हम within the normal range रखें और बच्चे को hypothermia से prevent कर सकें. So वो जो भी प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं बेसिकली एट टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द न्यूनेट और उसका नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड न्यूनेट अप टू सम डेज, तो वो कुछ एक टाइम के लिए हमें हर एक टेम्परेचर जिस भी एनवायरनमेंट बच्चे को रखते हैं वो एक नॉर्मल रेंज पे होना चाहिए ताकि हम उसे हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सकें. Prevention of hypothermia with the interlinked practices undergoing the warm chain. First is warm delivery room, then warm resuscitation, immediate drying of the neonate, skin to skin contact जो हम कंगारू मदर केयर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर प्रोवाइड करेगी, एंड बाथिंग शुड बी पोस्टपोन्ड एंड एप्रोप्रिएट क्लोथिंग हम बच्चे को वियर करवाएंगे. मदर एंड बेबी को रूमिंग इन प्रैक्टिस पे रखते हैं एंड प्रोफेशनल अलर्टनेस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए प्रॉपर न्यूनेट के टेम्परेचर का, and warm transportation. Then prevention of hypothermia at birth, conduct delivery in a warm room and dry the baby including head immediately with the warm clean towel and wrap the baby in pre-warm linen, cover the head and the limbs and place the baby skin to skin on the mother. एंड पोस्टपोन द बाथिंग को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, बट इट डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल प्रोटोकॉल एंड पॉलिसीज. अगर बच्चा नॉर्मल है, टर्म बेबी है, सब नॉर्मल है, वेट नॉर्मल है, तो हम एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं. और उसके बाद जब भी बच्चे का बाथिंग प्रोसेस करवाएंगे, बाथिंग प्रोसीजर उसका करवाएंगे, तो विद इन द नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर ही होना चाहिए. Timing of bath, small or low birth weight baby के लिए till the cord falls or preferably till 2.5 kg weight, and if the neonate is sick then admitted in the nursery, no bathing process, and term baby postponed till next day, that as I told you 24 hours के लिए. And in the procedure, warm the room and the warm water and bath quickly and gently, dry quickly thoroughly, बच्चे को जल्दी जल्दी ड्राई करना है और रैप करना है ना वार्म और ड्राई टॉवल, और ड्रेसअप करना है विद द वार्म क्लोथ्स एंड यूज अ कैप एंड कीप क्लोज टू द मदर. So we can bath the neonate in a warm room with the warm water and dry quickly and thoroughly, dress warmly and wrap the neonate and give to mother for the breastfeeding. Kangaroo mother care,
भी एक एस्पेक्ट है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट इसका एक कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू जो है वो हम बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। स्पेशली लो बर्थ वेट बेबीज़ में कंगारू मदर केयर का प्रैक्टिस को हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरा कंगारू मदर केयर का लेक्चर जो है वो मेरे चैनल पे अटेंड किया होगा, तो वहाँ पे आप इसको सुन सकते हो। कंगारू मदर केयर में बेसिकली ये असिस्ट करता है इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर और रिड्यूस द रिस्क ऑफ एपनिया, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, babies cried less and sleeps better, and facilitates the breastfeeding, increase the duration of breastfeeding, improves the mother baby bonding, and better weight gain and early discharge from the hospital. And this is the position of mother and a neonate for the kangaroo mother care skin to skin contact provide कर रहे हैं along with the breastfeeding. Prevention of hypothermia during transportation. Let the temperature stabilize before the transportation and document the temperature and take remedial measures. Carry close to the chest if possible in a kangaroo position. हम रखेंगे मदर के साथ बच्चे को at time of transportation and cover adequately. Avoid undressing. Use thermocol box with a pre-warm linen or a plastic sheet or a water-filled mattress with a thermostat. Next are the sign and symptoms. First is peripheral vasoconstriction, acrocyanosis हम देख सकते हैं बच्चों में, cold extremities, mottling. Mottling जो है वो मतलब एक स्किन को हम बेसिकली इसमें देखते हैं, मॉटल्ड स्किन जिसे कहते हैं। जब बच्चे बिल्कुल उसमें टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा और वो स्टिफ होना शुरू हो जाती है बॉडी, तो जो स्किन का जो कंडीशन होती है थोड़ा हार्डनिंग जैसी और थोड़े स्टिफ्ड स्किन, दैट इज नोन एज मॉटल्ड स्किन। एंड डिक्रीज्ड पेरिफेरल परफ्यूजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन इंक्लूडिंग द लेथार्जी, पुअर फीडिंग, ब्रेडिकार्डिया, सीजर्स एंड एपनिया, increased pulmonary artery pressure, respiratory distress, cyanosis, tachypnea, pulmonary hemorrhage, chronic sign including the weight loss and failure to thrive. This is the acrocyanosis. आप देख सकते हैं बच्चे के हैंड और फीट जो है वो ब्लू हो चुके हैं। देन कैपिलरी रिफिल इन न्यूबॉर्न, ये भी रिड्यूस हो जाता है इसका टाइम। देन स्क्लेरीमा, स्पेशली ये साइन जो है वो हम सीवियर हाइपोथर्मिया में नोट करते हैं, जहाँ पे बच्चे को इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है एट द लास्ट स्टेज। जब हाइपोथर्मिया सीवियर हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन कॉम्प्लिकेशंस, हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लीडिंग, डिससेमिनेशन इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, एसिडोसिस, हाइपरटेंशन, शॉक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पल्मोनरी हैमरेज, एपनिया, कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा बॉडी के जो कंजर्व्स हैं वो यूटिलाइज होते जाएंगे, ग्लूकोज कम होता जाएगा एंड जो इतना भी बॉडी की डिमांड है वो ऑक्सीजन की डिमांड करेगी, एनर्जी की डिमांड करेगी, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी एंड दैट इज़ लीडिंग टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एपनिया एंड जो हर्ट है वो ज़्यादा ब्लड पंप करना फास्ट करता है टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन ब्लड टू द बॉडी सेल्स। ठीक है, तो वो वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द न्यूनेट इन सम सिचुएशंस। देन Management for cold stress, cover adequately and remove the cold clothes and replace with the warm clothes। और वार्म रूम में हम बच्चे को रखते हैं। टेक मेजर्स टू रिड्यूस द हीट लॉस, जैसे मैंने कहा कि मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस जो है उन्हें ही हम कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड एंश्योर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द मदर, इफ़ नॉट पॉसिबल देन कीप नेक्स्ट टू द मदर आफ्टर फुली कवरिंग द बेबी। अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है तो बच्चे को प्रॉपरली क्लोथ्स वियर करवा के हम मदर के पास रख सकते हैं। एंड ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ज़रूरी है और मॉनिटर करना है एक्सिट टेम्परेचर एवरी हाफ आवर टिल इट रीचेज 36.5 डिग्री सेल्सियस, देन hourly for next 4 hours, then 2 hourly for next 12 hours and thereafter 3 hourly as a routine। एंड रिमूव द बेबी फ्रॉम द सोर्स दैट मे कॉजिंग द हाइपोथर्मिया। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोल्ड क्लोथ्स हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताया। ठीक है, और इंश्योर करते रहना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के रिगार्डिंग और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है। एंड वही ये इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड करते रहना है और एक्सिट टेम्परेचर को चेक करना है। और अगर टेम्परेचर जो है वो राइज़ नहीं कर रहा है तो हम कोशिश करेंगे कुछ और जो है रीज़न ना हो हाइपोथर्मिया, दैट मे बी सेप्सिस, उसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे एंड वॉच फॉर द एपनिया एंड द हाइपोग्लाइसेमिया। देन मैनेजमेंट फॉर मॉडरेट हाइपोथर्मिया, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, फीडिंग प्रॉपर देंगे, वार्म रूम और रेडिएंट वार्मर के अंदर बच्चे को रख सकते हैं एंड टेक मेजर्स टू रिड्यूस द हीट लॉस, प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट विद द हीटर वार्मर इंक्यूबेटर एंड अप्लाई वार्म टॉवल टू द न्यूनेट
and management for severe hypothermia, provide extra heat preferably under radiant warmer or air heated incubator, rapidly warm till 34 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लेस देन 32 पे बच्चे का टेम्परेचर जा चुका है तो उसे हमें रैपिडली वार्म करना है इमीडिएटली, ताकि उसका 34 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आ सके. आफ्टर दैट स्लो रीवार्मिंग and take measure to reduce the heat loss and manage the temperature, airway, breathing and circulation of the neonate. IV fluids we can give 60 to 80 ml per kg of 10% dextrose to maintain the glucose level of the neonate and oxygen, and injection vitamin K 1 mg in term and 0.5 mg in preterm to reduce the condition of internal hemorrhage, internal bleeding हो रहा है उसको improve करने के लिए. And if still hypothermic, then consider the antibiotics and assuming that the neonate is maybe having any sepsis, any type of infection. And this is a oral drill or a टेबल जहाँ पे आप समराइज़ कर सकते हैं पूरा हाइपोथर्मिया की क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद द टेम्परेचर रेंज एंड द क्लिनिकल फीचर एंड व्हाट आर द एक्शन इज टू बी टेकन टू लुक आफ्टर द neonate. So in case of normal, temperature range is 36.5 to 37.5 degrees Celsius and feel by touch warm trunk and warm extremities. There is no any such clinical features. Normal है baby और action में cover adequately with pre-warm cloth and keep the baby next to the mother and encourage for the breastfeeding. नेक्स्ट है माइल्ड हाइपोथर्मिया और जिसे हम कोल्ड स्ट्रेस भी कहते हैं. इसमें जो टेम्परेचर का रेंज है दैट इज़ 36 to 36.4 डिग्री सेल्सियस एंड वार्म ट्रंक है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ फील होंगी एंड एक्सट्रीमिटीज़ ब्लूइश हो सकती हैं, कूल फील होंगी, लेथार्जिक होगा बच्चा, और इन केस ऑफ क्रॉनिक कोल्ड स्ट्रेस पुअर वेट गेन. सो इन दिस वी proceed towards the skin to skin contact, cover adequately and ensure the room is warm, provide warmth, encourage breastfeeding. And next classification is moderate hypothermia. In this the temperature range is 32 to 35.9 degrees Celsius and cool trunk and cold extremities. द क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे पुअर सकिंग पैटर्न हो जाता है न्यूनेट का, बच्चा लेथार्जिक फील करते हैं, क्राई वीक हो जाती है एंड फास्ट ब्रीदिंग. सो इन दिस वी कैन कवर द मदर एंड द बेबी टुगेदर यूजिंग प्री वार्म क्लोथ्स, कवर एडिक्वेटली, प्रोवाइड वार्मथ and vitamin K and reassess every 15 minutes if the temperature doesn't improve, provide additional heat and encourage for the breastfeeding. Last classification is the severe hypothermia. In this the temperature is less than 32 degrees Celsius and extremities and trunks are cool and the neonate is lethargic, poor perfusion, mottling, फास्ट और स्लो ब्रीदिंग. पहले फास्ट होती है फिर धीरे 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 जो है वो स्लो हो जाएगी एंड स्लो हार्ट रेट, हार्डनिंग ऑफ द स्किन विद रेडनेस, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, एडिमा हो जाएगा एंड लो ब्लड शुगर, क्योंकि उसका भी पूरा जो कंजर्व हुआ था ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो सब चीज़ें भी यूटिलाइज हो चुका है. Then rapid rewarming till the baby is 34 degrees Celsius and then slow rewarming, oxygen, IV fluids, dextrose, injection vitamin K and reassess every 15 minutes if the temperature doesn't improve, then provide additional heat to the other medium. So this is all about my today's topic hypothermia. I hope आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो then please share and like it. और ऐसे ही और पीडियाट्रिक नर्सिंग के टॉपिक्स को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एसएस पीडियाट्रिक्स. थैंक यू.